नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में और आशा करती हूँ आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आरआरबी के एग्ज़ाम की आज लास्ट डेट है 2024 की जो वैकेंसी निकली है और कल से करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है और मुझे लगता है कि आप सबने अभी तक सिलेबस देख लिया होगा। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, मैं उनके लिए शॉर्ट में आज थोड़ा सिलेबस डिस्कस करने आई हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं लैब सुपरिटेंडेंट की, क्योंकि हम बेसिकली पैरामेडिकल में लैबोरेटरी स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में। तो अभी मैं आपको लैब सुपरिटेंडेंट के सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। इसमें इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जनरल मेथोडोलॉजी, फिजिक्स, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी टेक्निक्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक हेमाटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एंटाइमोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कोगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, एडवांस सीरोलॉजी। अब बीएससी एमएलटी के हमारे सिलेबस में सब कुछ तो मैंने पढ़ा था, बट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये थोड़े से जो सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़े से एलियन लगते हैं देखने में। फिज़ियोलॉजी नहीं, फिज़ियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक केमिस्ट्री भी थोड़ा-सा इन लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है। बट बेसिक केमिस्ट्री तो हम लोगों ने 12th तक पढ़ी ही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और जनरल मेथोडोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और माइकोलॉजी, एडवांस सीरोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटाइमोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कोगुलेशन ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद हमारे लैब असिस्टेंट के सिलेबस में आ जाते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के सिलेबस में इन लोगों ने सीधे-सीधे सिलेबस दिया हुआ है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बेसिकली जितना भी हम लोग लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, वो तो हम लोगों के टिप्स पे होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो भी अपने कॉलेज में जो भी अपने डीएमएलटी या बीएमएलटी में पढ़ा है, उसके नोट्स को रिवाइज़ करिए सबसे पहले। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने मत बैठिए, बड़ी बुक्स मत उठाइए जैसे कि गॉडकर, अभी उसके लिए टाइम नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यूज़ लगाने हैं, पीवाईक्यूज़ लगाने हैं और उसके अलावा आप केवल बेसिक चीज़ें पढ़िए जैसे कि स्टेनिंग टेक्निक्स सारी आपको आनी चाहिए। आप स्टेनिंग टेक्निक सारी पढ़ लीजिए। सारे टेस्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए। सारे टेस्ट हेमेटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, जो हमारे रूटीन टेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, यूरिन से रिलेटेड हो, यूरिन एनालिसिस हुआ अ, ब्लड में भी आपका ब्लड से सीरम से लगने वाले सारे बायोकेमिकल टेस्ट हों या फिर हॉर्मोन्स हों, इनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा और इनकी टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोबायोलॉजी में आपको सारी स्टेनिक टेक्निक अच्छे से देख लेनी है, कल्चर देख लेना है, कल्चर मीडिया देख लेना है। उसके अलावा आपको अ, पैरासाइटोलॉजी में थोड़ा साइकिल्स देख लेनी है, थोड़े-थोड़े सबकी स्टेनिंग कौन-सी स्पेसिफिक स्टेनिंग किस माइक्रोब के लिए है या किस पैरासाइट के लिए है, वो आपको अच्छे से देख लेना है। और उसके अलावा आपको स्टेरिलाइज़ेशन हुआ, डिसइन्फेक्शन हुआ बेसिक जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि खासकर हम लोग लैब के अंदर प्रैक्टिकल वर्क में करते हैं। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने देखा था कि सारी की सारी चीज़ें जो मैं लैब में करती थी और मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था, वही प्रैक्टिकल नॉलेज और वही कॉलेज नॉलेज के बेसिकली सारे क्वेश्चन्स ज़्यादातर क्वेश्चन्स वही बने थे। फिर आपको हेमेटोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता दिक्कत आने वाली है क्योंकि हेमेटोलॉजी ज़्यादातर बच्चों को पसंद होती है। उसमें आपको ब्लड से रिलेटेड सारी की सारी नॉर्मल रेंज सेल्स के बारे में, सेल्स की नॉर्मल लेवल के बारे में, थोड़ी-थोड़ी मॉर्फोलॉजी के बारे में, मशीन्स के बारे में, 3 पार्ट, 5 पार्ट ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आपका स्टेनिंग टेक्निक्स, स्टेनिंग के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मुझे याद है अपने कॉलेज टाइम से थोड़ा-सा डर लगता था सबको क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और पढ़ भी लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितनी बोन्स होती हैं, कितने मसल्स होते हैं, मेन मसल्स, मेन बॉडी के जो भी बोन्स हैं,
पार्ट्स हैं, स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट मसल, ये सारी चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक। फिजियोलॉजी में भी आपको सारी जितनी भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे बेसिक तो हमारा जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल आ जाता है। सेल के अंदर फिर आप छोटे-छोटे क्वेश्चन्स जैसे कि एटीपी के बारे में या फिर पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिजियोलॉजी में से बहुत ज़्यादा आपसे डीप फिजियोलॉजी नहीं पूछी जाएगी ह्यूमन्स की, ना ही ह्यूमन एनाटॉमी में भी। फिर उसके बाद आपका बचा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको सारी टेस्ट के बारे में तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो जितनी भी जैसे टेक्निक्स हैं, थोड़ी-थोड़ी जितनी सिलेबस में हमारे दी हुई हैं, जैसे कि सिंपल-सिंपल चीज़ें जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ, हमें फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। कलरीमेट्री, फोटोमेट्री, ये सारी चीज़ें आपको इनका सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें सारी आपकी टेक्निक, सारे टेस्ट, सब कुछ आपको जानना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, मैं बता ही चुकी हूँ, इसमें कल्चर, मीडिया, मीडिया प्रिपरेशन, सारी स्टेनिंग स्टेनिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि स्टेनिंग माइक्रो में भी है, हेमाटोलॉजी में भी है और आपका हिस्टोपैथोलॉजी में भी है। ये सारी की सारी जो स्टेनिंग है, इनसे अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मैं आपको बता चुकी हूँ। पैथोलॉजी में आपको सारी चीज़ें छोटी-छोटी यूरिन के बारे में भी, ब्लड के बारे में भी, ब्लड टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन हुआ, इसको किससे लगाते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। जैसे सहलीज़ होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है, तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है? हम लोग उसमें जब डालते हैं एचसीएल, तो वो हीमोग्लोबिन को हेमाटिन एसिड बना देता है, जिससे कलर चेंज, ऐसी छोटी-छोटी जो चीज़ें हमें कॉलेज में पढ़ाई गई थी, बस यही चीज़ों से क्वेश्चन बन जाएँगे। और क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट थे। फिर उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें भी आपको सारी की सारी स्टेनिंग्स ज़रूर पढ़ लेनी है। मैंने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं एग्ज़ाम्स में, पीजीआई हो चाहे वो कोई भी और एग्ज़ाम्स हों। और उसके बाद आपका आता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी हम बता ही चुके हैं। थोड़ा-सा पैरासाइट्स भी देखना है आपको और ब्लड बैंक में भी बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। बेसिक चीज़ें क्या, आप कैसे ब्लड का कलेक्शन करते हैं, आपकी कौन-सी गॉज की नीडल्स होती हैं, आपके कौन से बैग्स होते हैं, जैसे कि सीपीडीए बैग हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल सीपीडीए 1 यूज़ किया जाता है। सीपीडीए क्या होता है? उसके बाद आपका जो बैग होता है, जैसे लास्ट जब एग्ज़ाम दिया गया था 2019 का, तो उसमें ब्लड बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना था। उसमें क्वेश्चन कुछ ब्लड बैग से रिलेटेड था, जैसे कि हमारा 350 एमएल का हम लोग सीपीडीए बैग यूज़ करते हैं ब्लड बैंक में, और उसके अंदर 49 एमएल जो होता है, वो सीपीडीए होता है। सीपीडीए सीपीडीए किस लिए होता है? सीपीडीए क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट होता है और ये प्लस क्या करता है? न्यूट्रिएंट देता है। क्योंकि आप खुद सोचिए 35 डेज़ तक जब ब्लड स्टोर रहता है, तो ब्लड के अंदर तो कंटीन्यूअस साइकिल चल रही है ना, बायोकेमिस्ट्री में आपको ये सब भी पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल। मैं आपको फ़ोकस मेन मेरा लैब सुपरिटेंडेंट के सिलेबस पे है। आई एम सॉरी, मैं ये खुला हुआ था तो इसी के सामने बताने लगी। अ, जितना भी मतलब लैब सुपरिटेंडेंट का सिलेबस बीएससी एमएलटी में पढ़ाया गया था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी ये सब एक बार रिवीजन करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाने ही हैं। आपको टेस्ट क्वेश्चंस करने ही हैं, बस उन्हीं से ही नैया पार होने वाली है। और बाकी आप जितनी भी लैब एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ जाइए। माइक्रो हो, चाहे वो हेमेटोलॉजी हो, उन लैब्स में जाकर वहाँ जो डेली रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, उनके बारे में देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए, इवन आप रिएजेंट्स को भी देखिए। रिएजेंट्स जैसे कि क्रिएटिनिन का रिएजेंट हुआ, ठीक है? उसके बारे में आप थोड़ा-सा देख लीजिए। मैं एलएस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अ, आ जाती हैं क्वेश्चंस में। जैसे कि क्रिएटिनिन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो करता है, ठीक है? उसका नाम क्या होता है? तो जाफेस टेस्ट होता है ना?
ठीक है? इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सिलेबस का एक छोटा-सा ओवरव्यू था। आपको मैंने लैब असिस्टेंट का सिलेबस भी बता दिया है। लैब असिस्टेंट का सिलेबस सीधा-सीधा दिया है उन्होंने, जितना भी लैबोरेटरी से रिलेटेड था। एक बार फिर से देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन के सामने है। और जो एलएस का सिलेबस है, इन लोगों ने इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन किया है और इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी ऐड किए हैं। केमिस्ट्री भी ऐड किया है। तो आपको थोड़ा-सा बियॉन्ड द अपना लिमिट जाकर थोड़ा-सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप अपने मेन टॉपिक्स पर, मेन सिलेबस पर फ़ोकस करिए। वायरोलॉजी में भी आपको पढ़ने हैं सारे वायरसेस। अभी जैसे कि हम लोग पैंडेमिक देख चुके हैं और तब से तो कुछ एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो इसके बारे में आप कोविड के बारे में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कोविड की टेस्टिंग के बारे में, जैसे कि कोविड का आरएटी होता है, कोविड का पीसीआर होता है। तो ये सारी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें। बाकी माइकोलॉजी, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले, साल भर पहले जो ब्लैक फंगस वाला जस्ट कोविड के बाद आया था, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें जो आप लोग अभी कुछ रूटीन में कर रहे हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम आपको बाकी की चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट आए वो बता सकें। और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द कुछ नए चैप्टर्स स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है या आप थोड़ी हेल्प चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़िए।